वेक्टर के इस सीरीज में अब तक हमने वेक्टरों को जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीख लिए हैं। अब हम सीखने जा रहे हैं वेक्टर का वियोजन कैसे करते हैं। वेक्टर का वियोजन मतलब यह जोड़ने का उल्टा है। जैसे कोई एक वेक्टर दिया हो, उसको हम दो वेक्टरों में कैसे बना देते हैं। जैसे अब तक हम लोग यह पढ़ चुके हैं कि दो वेक्टर हैं, मान के चलिए वेक्टर ए व वेक्टर बी, कोई भी वेक्टर या आर्बिट्रेरी वेक्टर हैं। इनको हम जोड़ के एक वेक्टर बना सकते थे। कैसे? हमने पहले वेक्टर ए बना दिया, जोड़ने का तरीका वही पुराना ज्यामितीय तरीका, और वेक्टर बी बना दिया, अब इसको हमने रिजल्टेंट निकाल दिया वेक्टर आर। अब हम देखते हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी मिलके एक नया वेक्टर यानी वेक्टर आर बना दिए। ठीक है, यहाँ दो वेक्टर मिलके एक वेक्टर बना रहे हैं। अब योजन में है मतलब इसको योज्य, मतलब ये जो जुड़ा हुआ है उसको अलग करना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, यह जैसे मान ले कोई वेक्टर x है, अब हम इसको दो वेक्टरों में डिवाइड कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। हमारे सामने दिया है कोई वेक्टर a, और तोड़ने का एक तरीका है कि जो भी दो वेक्टर टूटेंगे वो हमेशा एक दूसरे के समकोणीय घटक होंगे। यानी हम वेक्टर को एक वेक्टर इस तरह मान लिए बना लिए, दूसरा वेक्टर इस तरह होगा, यानी पहले वेक्टर और दूसरे वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। यानी हम किसी भी वेक्टर को उसके समकोणीय घटकों में डिवाइड कर सकते हैं। समकोणीय घटक का मतलब वह घटक जो वेक्टर के वे घटक जिनके बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। यानी अगर यह एक्स वेक्टर एक्स डायरेक्शन है तो यह वाई डायरेक्शन होगा, और वैसे भी इसको हम मान लिए एक्स वेक्टर, इसको वाई वेक्टर। तो अब हमें पता करना है कि यह जो वेक्टर टूटेगा ए वेक्टर और बी ए वेक्टर, इसको हम एक्स के डायरेक्शन में इसका कितना मान आएगा और वाई के डायरेक्शन में कितना मान आएगा। इसके लिए हम देखते हैं यह वेक्टर इधर है वेक्टर ए, यह वेक्टर इधर है वेक्टर ए। अब हम इसको तोड़ेंगे कैसे, पहले एक लाइन बना लिए, यह हमारा हो गया x, दूसरा हो गया y। अब हम किसी भी वेक्टर जो, अब इसका एंगल जो है मान लेते हैं थीटा और यह है a वेक्टर। ओके, अब हम इसको दो समकोणीय घटकों में डिवाइड कर सकते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम बल पढ़ेंगे तो हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आएंगे कि हमें बल को दो भागों में तोड़ना रहेगा, तभी हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए हमें आसानी से अगर क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व करना है तो यह तरीका अपनाना पड़ेगा। तो इसको तरीका को अपनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं इस पे एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस पे इस वेक्टर ए का प्रक्षेप्य है ax और y पे ay। तो हम पता कर लेते हैं यह जो ax है यह x डायरेक्शन में जो इस वेक्टर का जो कंपोनेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड है, और ay ए वेक्टर का y डायरेक्शन में जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड है। और डायरेक्शन तो ये दिया है, यह मैग्नीट्यूड यहाँ दिया है, यह डायरेक्शन यहाँ दिया है, मतलब यह एक वेक्टर हो गया a वेक्टर ay वेक्टर जिसका मान होगा ay इंटू y डायरेक्शन में यानी j कैप, और इसका आ जाएगा ax वेक्टर इज इक्वल टू ax i कैप। ओके, i कैप। अब हम क्या लिख सकते हैं, ये जो वेक्टर a है वेक्टर a इज इक्वल टू, ये हमारा ax है यहाँ से यहाँ तक, और यह लंबाई भी ay के बराबर है, यानी ay वेक्टर की डायरेक्शन में ही है तो ay वेक्टर हुआ, यानी ये हुआ हमारा a वेक्टर ax वेक्टर, ये हुआ ay वेक्टर। अब देखेंगे इन दोनों को हम जोड़ देंगे, यानी यहाँ से यहाँ तक फिर यहाँ से यहाँ तक, यह हो गया a वेक्टर इज इक्वल टू ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर, ax प्लस ay वेक्टर। यानी अब जो a वेक्टर है, वेक्टर a जो दिया था उसको हमने दो समकोणीय घटकों में डिवाइड कर लिया, यानी यह इसका आयताकार रूप है, आयताकार रूप है।
आयताकार रूप मतलब वेक्टर ए जो इस तरह था, अब हम उसे दो रेक्टेंगल में, उससे हम एक रेक्टेंगल फॉर्म में बना दिए। कैसे? एक एक्स डायरेक्शन में, एक वाई डायरेक्शन में, इन दोनों को मिलाएंगे इस चीज़ से तो एक रेक्टेंगल बन जा रहा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं इसका आयताकार रूप है। ये तो अभी हम लोग एक प्लेन के लिए कर रहे हैं, जब 3D के लिए करेंगे तो हम जेड डायरेक्शन में भी तोड़ देते हैं, तो उसका आ जाएगा उसके लिए आ जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस ए जेड वेक्टर। ओके, यह भी उसका आयताकार रूप है। यह 3D के लिए है, यह 2D के लिए है, यह 3D के लिए है। ओके, हमने तो यह बता दिया कि आयताकार रूप कैसे होगा, इन सब का मान कैसे होगा। हमें अगर वेक्टर ए दिया हो तो हम ए एक्स वेक्टर, ए वाई वेक्टर, ए जेड वेक्टर का मान कैसे निकालेंगे। तो मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका प्रोजेक्शन ले लेते हैं। प्रोजेक्शन का मतलब आप इधर से देखें इसको, तो एक्स डायरेक्शन में इसका कितना घटक आ रहा है, यानी अब देखेंगे यह जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ये एक्स, यहाँ से देखें या यहाँ से देखें, दोनों में सेम होगा। इस वेक्टर का जो घटक एक्स डायरेक्शन में है वो ए एक्स है, और उसी तरह इस वेक्टर यानी ए वेक्टर का घटक वाई डायरेक्शन में है ए वाई वेक्टर, यह इतना है। ओके, अब इसका मान निकालना है हमें, तो ये जो एंगल थीटा होगा, थीटा कोई भी एंगल हो सकता है, जैसे थीटा या वाई से वाई और ए वेक्टर के बीच में बता सकता है, या ए वेक्टर या एक्स के बीच में बता सकता है, इसलिए हम आसानी के लिए ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ एंगल एक्स और ए वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है। तब हम इस ट्राइंगल में देख लेते हैं, इस ट्राइंगल में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह है हमारा एंगल थीटा, ये है हमारा आर, ए वेक्टर है। जब हम ट्राइंगल में देखते हैं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं, तो डायरेक्शन तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे कि बाद में हमें पता चल जाएगा कि डायरेक्शन इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन, इसलिए हम इसका केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं। ये आ गया हमारा ए, ये हमारा आ गया वाई, ये हमारा ए एक्स। तो हमें ज्ञात करना ए एक्स का मान कितना होगा, तो हम देखते हैं ए एक्स यह कर्ड है, यह लंब है, यह आधार है। तो हम देखते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ड, आधार बटे कर्ड। इसका मान कितना आ गया, आधार बटे कर्ड यानी ए एक्स अपान ए वेक्टर या ए। तो ए एक्स कितना हो जाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा यानी ए इंटू कॉस थीटा। हमें ए एक्स का पता चल गया। इस डायरेक्शन का जो वेक्टर है, अगर इसमें डायरेक्शन ये ए एक्स है, यहाँ मैग्नीट्यूड दिया है, अगर इसका डायरेक्शन भी कंक्लूड कर ले तो ये ए एक्स वेक्टर हो जाएगा, यानी हमारा आ जाएगा ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, आई कैप। यूनिट वेक्टर का क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर का जो मॉड्यूलस होता है वो 1 होता है, और किसी भी मॉड्यूलस में 1 से गुणा करें तो हमेशा भी वही रहेगा, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हमें डायरेक्शन भी पता चल गया, अब यह वेक्टर हो गया। उसी तरह हम यहाँ देखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कर्ड, यानी लंब कितना है ए वाई बटे कर्ड यानी ए। तो हमारा ए वाई जो पता है, ए वाई बराबर ए साइन थीटा, और इसका वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो हम इसका डायरेक्शन भी कंक्लूड कर लेंगे। ए वाई का डायरेक्शन है वाई डायरेक्शन प्लस वाई डायरेक्शन यानी जे का है, तो हो जाएगा हमारा ए साइन थीटा जे कैप। ओके, हमें तो पता चल गया कि किसी वेक्टर को हम कैसे विभाजित करते हैं। उसका एक आसान तरीका याद करने का, कैसे, मान लें कोई वेक्टर दिया है ए, ये है हमारा ए वेक्टर, तो इसको हम याद कैसे करते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका कि हमें जिस भी डायरेक्शन में इसका प्रक्षेप लेना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके डायरेक्शन में हमारा मान के चले यह एक्स है, यह वाई है। ओके, यह जो एंगल थीटा है, तो हम लोग क्या करते हैं इसके लिए,
ये जो ए वेक्टर है ना इस डायरेक्शन में लेना, तो ए वेक्टर का जो मॉड्यूलस है यानी मॉड ए, ये तो हमें पता रहेगा कितना है, जैसे वो क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो हमें जो एक्स में, अगर इसका हमें प्रोजेक्शन या इसका जो घटक हमें एक्स डायरेक्शन में लेना, तो क्या करेंगे, इसके बीच का जो एंगल थीटा है इसके हम कॉस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, हमारा यह प्रक्षेप हो जाएगा ए एक्स। ओके, उसी तरह अगर यह एंगल थीटा है तो यह एंगल होगा 90 माइनस थीटा, करेक्ट, क्योंकि एक दूसरे या 90 अंश या समकोण है या थीटा, तो 90 माइनस थीटा। उसी तरह इसका प्रोजेक्शन कितना आ जाएगा, इस पे ए वेक्टर ए वाई कितना आ जाएगा, ए वाई कितना आ जाएगा, मॉड्यूलस ए वेक्टर और इस एंगल का कॉस थीटा, यानी प्रोजेक्शन ले रहे हैं तो इस एंगल का कॉस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी ये हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ए वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ए वेक्टर साइन थीटा। ओके, अब हम एक चीज़ समझ गए, हमें जिस भी डायरेक्शन में लेना है उसके बीच का एंगल और उसका मॉड्यूलस यानी एंगल का कॉस से गुणा कर देते हैं, तब हमें पता चल गया। मान के चलिए ये दिया है, यह एक है वेक्टर, यह 10 न्यूटन है, यह 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर, हमें इसको एक्स डायरेक्शन में ज्ञात करना है और वाई डायरेक्शन में ज्ञात करना है। यह दिया है एंगल 30 डिग्री। ओके, अगर ये 30 डिग्री है तो यह 60 डिग्री हो जाएगा। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले एक्स डायरेक्शन में देख लेते हैं, एक्स में कितना है, वाई में कितना है। तो एक्स में कितना आ जाएगा, एफ एक्स यानी फोर्स, और एक्स डायरेक्शन मतलब एफ एक्स कितना हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा, या इसका मैग्नीट्यूड 10 है तो 10 गुणे, या एंगल 30 डिग्री है तो इसका कॉस से गुणा कर देते हैं, यानी कॉस 30 डिग्री, यानी ये कितना आ जाएगा 10 गुणे √3/2 यानी 5√3 न्यूटन। ओके, और वाई डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, अच्छा आपने एक निकाल दिया या कॉस 30 डिग्री, तो दूसरा हो जाएगा, दूसरा यानी ये जो अपोजिट वाला इसको छोड़ के, या एक्स डायरेक्शन वाला हमारा 30 डिग्री एंगल है, तो वाई डायरेक्शन वाले का मान कितना आ जाएगा, तो वाई डायरेक्शन वाले का मान आ जाएगा, कॉस की जगह साइन रख देंगे, यानी एफ वाई कितना आ जाएगा, एफ वाई आ जाएगा हमारा 10 गुणे साइन 30 डिग्री। यहाँ दिया था ना, कैसे आया, हमने तो कॉस लिया था इसका ना, इस एंगल, इसका एंगल आ जाएगा हमारा 60। ओके, उसी तरह जब 60 निकालेंगे, कॉस 60 डिग्री या बराबर कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री, तो हम साइन 30 डिग्री मान ले लिए। तो इसको रटने का और समझने का एक आसान तरीका है कि अब जो भी वेक्टर है आपने एक ज्ञात कर लिया, अगर एक कॉस थीटा है तो दूसरा साइन थीटा ही होगा। यानी अगर हमें दे दिया कि यह एंगल है, यह जो एंगल दिया है इस सवाल में दे दिया है कि यह x है या y है, इसके बीच का एंगल जो है वह 60 डिग्री है, यह वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो हमें इसको, यह वेलोसिटी है यानी v वेक्टर, तो हमें vx कितना आएगा और vy कितना आएगा, कैलकुलेट कीजिए। अब वीडियो पॉज करके कैलकुलेट कर लीजिए, अभी हम सॉल्यूशन दे देंगे इसका। ओके, अब देखते हैं इसका vx कितना आ जाएगा, इसका vx कितना आएगा, वेलोसिटी का मॉड्यूलस यानी 10 गुणे इसका एंगल कितना है 60 डिग्री, इसका कास यानी कास 60 डिग्री, कास 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो हम लोग क्या करेंगे, vx कितना आ जाएगा हमारा 10 गुणे 1/2, या vx इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, और vy कितना आ जाएगा, vy आ जाएगा हमारा, अगर एक कॉस लिया तो इसका साइन हो जाएगा, होगा 10 गुणे साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, यानी इसका मान हो जाएगा 10 गुणे √3/2 यानी इज इक्वल टू 5√3 मीटर पर सेकेंड, यानी ये vy आ गया। ओके,
वेक्टर के वियोजन में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि वेक्टर को हम 3D में कैसे वियोजन करते हैं। हमने तो अभी 2D में देखा था, तो हम लोग 3D में कैसा करते हैं, यानी 3D यानी मान के चलिए हमारा यह 3D है, यह x है, यह y है, यह हमारा z है। ओके, मान लेते हैं कोई वेक्टर r वेक्टर है, यह जो है x एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है, y एक्सिस से बीटा एंगल बना रहा है और z एक्सिस से गामा एंगल बना रहा है। तो हमें इसका x डायरेक्शन में घटक कितना होगा, y डायरेक्शन में कितना घटक होगा और z डायरेक्शन में इसका कितना घटक होगा, उसको पता करते हैं। तो अब इसको पता करने के लिए क्या करते हैं, पहले इसका y एक्सिस पे कितना प्रोजेक्शन होगा। हमने पढ़ा है एक प्रोजेक्शन के लिए सबसे क्या करते हैं, जो मॉड्यूलस है उसका और जो उसके बीच का जो एंगल है उसके कॉस से गुणा कर देते हैं। यानी हमारा Rx कितना हो जाएगा, Rx हो जाएगा हमारा r वेक्टर का मॉड्यूलस और एंगल कितना अल्फा, तो cos अल्फा। ओके, और फर्दर हम आगे इसको एक्सटेंड करके लिख सकते हैं कि cos अल्फा इज इक्वल टू Rx अपॉन मॉड्यूलस ऑफ r वेक्टर। उसी तरह ry कितना आ जाएगा हमारा, ry इज इक्वल टू r वेक्टर का मॉड्यूलस और इसके बीच का जो एंगल है बीटा उसका cos, यानी cos बीटा। इसको भी हम आगे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं कि cos बीटा इज इक्वल टू ry अपॉन मॉड्यूलस ऑफ r वेक्टर। और rz क्या हो जाएगा हमारा, rz हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ r वेक्टर और इसके बीच का जो एंगल है गामा, तो cos गामा इज इक्वल, और इसको आगे भी हम लिख सकते हैं या cos गामा, आगे लिख देंगे cos गामा इज इक्वल टू r z अपॉन r वेक्टर। ओके, ये जो तीनों वैल्यू है इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लिया, क्योंकि अभी नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी हम आगे जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें इस वैल्यू का बहुत ही इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। ओके, थोड़ा सा इस्तेमाल है, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा इस्तेमाल है, लेकिन बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए आगे हम देखते हैं ये जो कॉस है, यानी अब हमने देखा कि इसमें कॉस हमने के रिलेशन निकाल दिया, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। तो ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो कॉस है, कॉस का ही तो पूरा नाम है कोसाइन, और इसे 3 है यानी बहुवचन हो गया, इसलिए एक कोसाइंस हो गया। और डायरेक्शन क्यों है, क्योंकि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए, जैसे यह कॉस अल्फा का मान सिर्फ x डायरेक्शन के लिए है, कॉस बीटा का मान y डायरेक्शन के लिए, कॉस गामा का मान z डायरेक्शन के लिए, इसलिए इनको डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। इसको हिंदी में दिक कोज्या बोलते हैं, दिक कोज्याएं। कोज्याएं क्यों, क्योंकि कास को हम कोज्या बोलते हैं और डायरेक्शन के लिए दिशा यानी दिक से दिक कोज्याएं भी बोलते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि ये जो r वेक्टर है या r वेक्टर का मॉड्यूलस, इसका मान कितना होगा। हमने तो इस्तेमाल तो कर लिया r वेक्टर, r इसका मान कितना होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, ये r वेक्टर तो मॉड्यूलस है ना, r वेक्टर एक मॉड्यूलस है, r वेक्टर का मॉड्यूलस ही है, यह तो r वेक्टर का मॉड्यूलस है ना, तो r वेक्टर का मॉड्यूलस क्या हो जाएगा, r वेक्टर का मॉड्यूलस हो जाएगा, यानी r वेक्टर का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, अंडर रूट rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर। यह इस तरह क्यों आ गया, या 3 में मतलब rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर के पूरे के रूट, यह क्यों आया r का मॉड्यूलस, तो उसको हम लोग देखते हैं।
ये जो हमारा वेक्टर है इसका मॉड्यूलस कैसे आएगा, तो हम लोग अभी हमने प्लेन में देखा था, प्लेन यानी इस तरह जब हम केवल वाई एक्स प्लेन देख रहे हैं या 3D में हम लोग इसको 2D में एनालाइज कर रहे हैं, यानी केवल वाई एक्स प्लेन में देख रहे हैं। वाई एक्स प्लेन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि ये जो आर एक्स यानी इसका जो आर एक्स होगा और इसका जो आर वाई होगा और इसका जो आर जेड होगा, आर जेड। ओके, तो हम क्या सिर्फ वाई एक्स प्लेन में देख रहे हैं, तो वाई एक्स प्लेन में जेड एक्सिस के लिए कोई भी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब हम लोग सिर्फ वाई एक्स प्लेन के लिए एनालाइज करते हैं, तो हमारा यह है आर एक्स, यह है आर वाई। तो यह जो आर, ये जो हमारा आर वेक्टर था इसका सिर्फ वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन है इसका मान कितना हो जाएगा, यह आर एक्स है या आर वाई है, यह भी आर एक्स के बराबर होगा क्योंकि यह एक आयत बना रहे हैं, यह 90 डिग्री है। तो इसका जो मान होगा आर एक्स वाई, यानी एक्स वाई प्लेन में है तो आर एक्स वाई। तो आर एक्स वाई का मान क्या होगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, कर्ण के वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी आर एक्स वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर, आर एक्स स्क्वायर। ओके, अब हम इसको एनालाइज करते हैं। ये जो वेक्टर है, यह जो लाइन गई है ना, यह लाइन यानी आर एक्स जो यहाँ गई है इससे होकर और जेड एक्सिस यानी जो जेड एक्सिस है इससे और जेड एक्सिस से होते हुए हम एक प्लेन खींच देते हैं, यानी वो प्लेन हो जाएगा हमारा इस तरह, वो प्लेन हो जाएगा हमारा इस तरह, जिसमें हमारा ये मान लेते हैं यह है आर एक्स वाई प्लेन, यह आर एक्स वाई डायरेक्शन है और यह है जेड डायरेक्शन। इसमें आर एक्स वाई का मान दिया है हमारा, आर एक्स वाई का मान दिया है, यानी आर एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, आर एक्स वाई का मान कितना हो जाएगा, आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स का स्क्वायर, आर एक्स का स्क्वायर के अंडर रूट, क्योंकि दोनों तरफ इसका मतलब इस दोनों तरफ इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आर एक्स वाई का मान पता चल गया। तो उसी तरह आर एक्स वाई का मान कितना है यहाँ, अंडर रूट आर एक्स आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर, और इसका मान कितना है, और इसका मान कितना है आर जेड, तो यह भी आर जेड हुआ। तो ये जो आर वेक्टर है यही तो एक्चुअल वेक्टर था, तो आर वेक्टर का मान कितना आ जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आर वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा आर जेड स्क्वायर प्लस आर एक्स वाई का स्क्वायर, यानी आर एक्स वाई का स्क्वायर, आर एक्स वाई का स्क्वायर, आर एक्स वाई का स्क्वायर कितना है, आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा आर जेड स्क्वायर प्लस आर एक्स वाई आर वाई स्क्वायर प्लस आर एक्स स्क्वायर। यानी ये जो हमारा मॉड्यूलस आ गया, मॉड्यूलस आर आ गया, इसका मान आ गया अंडर रूट इसका स्क्वायर इसके बराबर है, यह भी कितना है आर। तो अब दोनों तरफ से इसका वर्गमूल कर देंगे तो आर वाई बराबर क्या हो जाएगा, आर सिर्फ आर का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, आर जेड का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर प्लस आर एक्स का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होगा यह। ओके, यह तो हमें पता चल गया, यह एक रिजल्ट आ गया कि जब कोई वेक्टर उसके आयताकार यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में हो, यानी जिसमें उसके सभी समकोणी घटकों का मान दिया हो, उस रूप में हो, तो हम उसका मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं, उसके सभी समकोणी घटकों के जो मॉड्यूलस हैं अलग अलग, उनका स्क्वायर करके जोड़ देते हैं, फिर सबका हम वर्गमूल निकाल देते हैं। तो उस वेक्टर का वर्गमूल हमें पता, उस वेक्टर का जो मॉड्यूलस है यानी जो एक्चुअल वैल्यू है, डायरेक्शन नहीं सिर्फ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है वो हमें पता चल जाती है। आगे हम लोग देखते हैं, अभी हमने वेक्टर इसी वेक्टर में हमने पढ़ा था कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होती हैं, तो अभी हम आगे देख रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन का रिलेशन। ओके, हमने पढ़ा था कि कास अल्फा बराबर क्या होता है, हमने पढ़ा था कास अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, अभी था कि कास अल्फा का मान कितना होता है, आर एक्स
अपॉन मॉडुलस ऑफ आर cos अल्फ़ा cos बीटा इज इक्वल टू आर वाई अपॉन मॉडुलस ऑफ आर cos गामा इज इक्वल टू आर जेड अपन मॉडुलस ऑफ आर वेक्टर। इसको हम एक और साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, एल एम एन, इसको एल एम एन बोलते हैं। यह जो एल एम एन होता है, एल एम एन, ये बेसिकली इसको हम एल भी बोलते हैं, एम भी बोलते हैं। यह हमें तो डायरेक्शन पता है ना, हमने cos अल्फ़ा में पता था कि डायरेक्शन बता रहा था और एंगल एंगल का कोसाइन पार्ट बता रहा था, इसलिए उसे डायरेक्शन कोसाइन बोल दिए। अब यहाँ देखें आर एक्स का हमें डायरेक्शन पता है कि यह जो वैल्यू है आर एक्स डायरेक्शन की है, आर वाई जो वैल्यू है वाई डायरेक्शन की है, लेकिन इसमें क्या दिया है, यह एक वैल्यू दिया है मॉड्यूलस है, यह भी एक मॉड्यूलस है, दोनों का रेशियो लिया गया है। मतलब डायरेक्शन अभी है इसमें आर एक्स का हमें एक्स का डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है, जेड डायरेक्शन भी है और ये रेशियो भी है, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, एल एम और एन। ओके, अब आगे हम इसमें देखते हैं क्या। हमें तो ये पता था कि आर वेक्टर का मान कितना, आर वेक्टर का मॉड्यूलस कितना होता है, इसका मान होता है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। ओके, यह भी पता है। तो हम लोग क्या करते हैं, cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इसका मान क्या लिख देते हैं। पहले cos स्क्वायर अल्फ़ा का मान कितना हो जाएगा, आर एक्स का होल स्क्वायर, आर एक्स बटे आर वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर अपान आर वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। और cos स्क्वायर बीटा का मान क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर बीटा का मान हो जाएगा आर वाई स्क्वायर बटे आर वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर। उसी तरह cos स्क्वायर गामा का मान कितना हो जाएगा, cos स्क्वायर गामा का मान हो जाएगा आर जेड स्क्वायर अपान मॉड्यूलस ऑफ आर का स्क्वायर। इन सबको हम जोड़े हैं तो जोड़े, अब क्या करेंगे, इसका तो हमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा आर वेक्टर का मॉड्यूलस का स्क्वायर, दोनों में काम या नीचे सेम है तो सेम हो गया, इसलिए आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। अब हमने पढ़ा है यह जो वैल्यू है क्या है, आर वेक्टर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये तो रूट हट जाएगा, इस दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जेड स्क्वायर। यानी यह वैल्यू जो है आर वेक्टर के मॉड्यूलस के स्क्वायर के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा आर वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर अपान आर वेक्टर के मॉड्यूलस का स्क्वायर, यानी यह हो गया 1। यानी हमने एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट निकाल लिया कि जो डायरेक्शन कोसाइंस के वर्गों का जो योग होता है वो हमेशा 1 होता है। यानी cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यह हमारा एक फार्मूला हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यह हम कक्षा 12 के मैथमेटिक्स में भी यही आता है, जब वेक्टर हम लोग पढ़ते हैं उसमें, जब 12वीं के मैथमेटिक्स में हम वेक्टर पढ़ते हैं तो उसमें भी यह फार्मूला आता है। और हमने पढ़ा था कि cos अल्फ़ा का मान कितना है, एल के बराबर, तो उसी तरह cos स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर, cos स्क्वायर यानी एल स्क्वायर, cos स्क्वायर बीटा का मान हो जाएगा एम स्क्वायर और cos गामा का स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह भी एक फार्मूला है। यह डायरेक्शन कोसाइंस का रिलेशन बनाता है या डायरेक्शन रेशियोज का रिलेशन बनाता है। अब आते हैं वेक्टर में, हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जो मैथमेटिकल एनालिसिस के बेस पे होता है। कैसे, मान लेते हैं कोई दो वेक्टर है, वेक्टर ए दिया है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7j के कैप। यह है किस फॉर्म में है, i कैप j कैप के कैप फॉर्म में, यानी यह है हमारा रेक्टेंगुलर फॉर्म में, आयताकार रूप में। और बी वेक्टर है, बी वेक्टर दिया है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 9k कैप। तो
तो ए प्लस बी वेक्टर का मान कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जोड़ने के लिए इन दोनों का वैल्यू रख के जोड़ देते हैं। लेकिन जोड़ने में एक तरीका है कि जो वेक्टर का डायरेक्शन को हम बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है। जो आई कैप है वो सिर्फ आई कैप में ही जुड़ेगा, जो जे कैप है वो सिर्फ जे कैप में ही जुड़ेगा, जो के कैप है वो सिर्फ के कैप में ही जुड़ेगा। के कैप जे में नहीं जुड़ सकता, आई में नहीं जुड़ सकता। जैसे अब देखते हैं ए प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा, 2 + 4 आई कैप। ओके, नहीं कह सकते हैं। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना हो जाएगा, 2 आई कैप प्लस 4 आई कैप, ये जोड़ते हैं, प्लस 4 जे कैप प्लस 5 जे कैप, 5 जे कैप माइनस 7 के कैप प्लस 9 के कैप। अब आगे देखते हैं, 2 आई प्लस 4 आई यानी 6 आई कैप हो जाएगा यह। उसी तरह धन 4 जे प्लस 5 जे यानी 9 जे। यह दे दिया माइनस 7 के प्लस 9 के यानी हो जाएगा प्लस 2 के कैप। यानी हमारा आंसर आ गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू 9। और इसी तरह अगर हमें पूछ दे कि मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर कितना है, मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर कितना है, मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना है, ए प्लस बी वेक्टर कितना है, तो या मॉड्यूलस ऑफ ए माइनस बी वेक्टर कितना है। तब हम क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करते हैं। हमने ए प्लस बी वेक्टर, तो पहले हम ए वेक्टर का मान निकाल देते हैं। रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, पढ़े हैं अभी, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस इसका कितना आ जाएगा, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर और इसका वर्ग मूल कर देंगे। यही फार्मूला पढ़े थे, तो उसी को अप्लाई कर देते हैं। तो हमारा मॉड्यूलस ए कितना आ जाएगा, मॉड्यूलस ए कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर। यहाँ ए एक्स का मान क्या है, ये कुछ आई के टर्म में ही होगा ना, तो आई इसमें दिया है, या ए एक्स यानी एक्स डायरेक्शन का सिंबल होता है आई, वाई डायरेक्शन का सिंबल होता है जे, और जेड डायरेक्शन का सिंबल होता है के। इसलिए हमें पहले डायरेक्शन पहचानना आना चाहिए। तो अब आई वाला आ गया 2 स्क्वायर, जे वाला कितना आएगा 4 स्क्वायर, और के वाला कितना आएगा, हमें इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है। यह इसमें दिया है -7 के कैप, -7 कैप। इसका मतलब है कि +7, यह तो मैग्नीट्यूड है, और यह जो डायरेक्शन है यह -k कैप की तरह, यानी -z की तरफ, यह एक डायरेक्शन को शो कर रहा है। यह जो माइनस है यह डायरेक्शन को शो कर रहा है, यहाँ जो प्लस है यह भी डायरेक्शन को शो कर रहा है। यानी यह दिया है प्लस एक्स की डायरेक्शन में, या प्लस वाई की डायरेक्शन में, या -z की डायरेक्शन में। उसी तरह यहाँ तीनों ही प्लस की डायरेक्शन में ही हैं। उसी तरह आ जाएगा हमारा +7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 4 + 16 + 49, 4 20 20 49 59, यानी आ जाएगा हमारा नहीं 69, 59 नहीं 59 69 इतना। उसी तरह मॉड्यूलस बी कितना आ जाएगा, मॉड्यूलस बी आ जाएगा, हाँ आप लोग कीजिए, मॉड्यूलस बी होगा, ओके, मॉड्यूलस होगा हमारा 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, √16 25 81 8 1 और 6 1 5 6 6 6 12 को 2 हासिल 1 8 2 10 1 11 1 12, यानी आ गया हमारा √22। यानी हमारा बी मॉड्यूलस ए वेक्टर कितना आया, √69, मॉड्यूलस बी कितना आया, √122, अरे नहीं, ओके
16 था। और उसी तरह मॉड्यूलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कितना आ जाएगा, मॉड्यूलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। इसको हम कभी भी यह ना लिखें कि मॉड्यूलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस, इसको हम कभी भी यह नहीं लिखना है। यह जो मॉड्यूलस ए प्लस बी वेक्टर है, हमें इसको मॉड्यूलस ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड्यूलस ऑफ बी वेक्टर नहीं लिखना है, यह गलत हो जाएगा। हमें इसको क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी का मान निकालेंगे, ए बी को जोड़ेंगे, जो आएगा उसका मॉड्यूलस निकालेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 36 धन 81 धन 4 40, यानी आ जाएगा हमारा 121। ओके, मतलब हम देखें कि जो हमारा मॉड्यूलस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इसका मान 121 है, जो मॉड्यूलस ए वेक्टर से, जो मॉड्यूलस ए वेक्टर के योग प्लस मॉड्यूलस बी वेक्टर के योग, इनसे कम है, क्योंकि मॉड्यूलस बी वेक्टर का मान 122 है, √122 है, और मॉड्यूलस ए प्लस बी का मान है 121, यानी जो कम है। मतलब यह हमेशा, हमने यहाँ एक रिजल्ट भी आ गया कि जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो मॉड्यूलस है, वह हमेशा ही मॉड्यूलस ए वेक्टर प्लस मॉड्यूलस बी वेक्टर के बराबर होगा या छोटा होगा। ओके, अब हमें ज्ञात करना है माइनस ए बी वेक्टर। तो माइनस ए बी वेक्टर के लिए क्या करेंगे, पहले माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान निकाल लेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम ए वेक्टर उसके लिए हम क्या करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान ज्ञात कर लेंगे। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान कितना आ जाएगा, या माइनस इसके लिए है तो इसमें सारे वैल्यू में हम माइनस पुट कर देंगे, यानी 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 7k कैप। और इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस बी वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, माइनस, इस माइनस है तो यह आ जाएगा माइनस 4i कैप प्लस माइनस 5j कैप प्लस माइनस 9k कैप। ओके, अब यहाँ दिया है i को i के साथ जोड़ेंगे तो ये 2i, यहाँ माइनस 4i, तो आ जाएगा हमारा माइनस 2i कैप प्लस 4j या माइनस 5j, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस 1j कैप। उसी तरह यहाँ माइनस 7k कैप, यहाँ माइनस 9k कैप, हो जाएगा हमारा माइनस 16k कैप। या मॉड्यूलस, हम यह जो वैल्यू है, यह जो साइन है, यह k के लिए है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल माइनस 2i कैप माइनस j कैप माइनस 16k कैप। ए माइनस बी का मान आ गया, तो हम इसका मॉड्यूलस ज्ञात कर लेंगे। मॉड्यूलस ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसका मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, पहले ये ले लेंगे, यानी अलग अलग कंपोनेंट जो समकोणीय घटक कहते हैं उनके मॉड्यूलस का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। यानी ये कितना है, इसका एक्स डायरेक्शन में समकोणीय घटक का मान कितना है, 2 का स्क्वायर कर देंगे। उसी तरह वाई डायरेक्शन में कितना है, 1, इसका कर देंगे 1 का स्क्वायर। और जेड डायरेक्शन में कितना है, 16, तो 16 का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 4 1 धन 2 5 6 256, 16 का स्क्वायर। अब इसका मान आ जाएगा 260, यानी 261, या ए माइनस बी वेक्टर का मान हो गया 261। अब हमने देखा ए प्लस बी वेक्टर का मॉड्यूलस 121 है और ए माइनस बी वेक्टर का मान 261 है। मतलब यह बीजगणितीय नियम से नहीं जुड़ते, मतलब यहाँ जो धन वाला है ए वेक्टर धन बी वेक्टर, इसका मान ए माइनस बी वेक्टर से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। इसलिए यह बीजगणितीय नियम के आधार पर नहीं हम देखना है कि अगर ए प्लस बी का मान 121 है तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मान 121 से कम होना चाहिए। नहीं, यह बीजगणितीय नियम पे नहीं चलता। इसका मान ज़्यादा भी हो सकता है, उसके कम भी हो सकता है, उसके बराबर भी हो सकता है। इसलिए यहाँ दिया है ए प्लस बी वेक्टर का मान 121 है तो ए माइनस बी वेक्टर का मान कितना है, उसके मॉड्यूलस का मान कितना है, 261। यानी यह बीजगणितीय नियम पे नहीं चलता है।